इतनी नफरत पंजाब से क्यों है? जिस पंजाब का बलिदान इतना बड़ा रहा कि देश को आजाद करवाने में भी हमारी 80% कुर्बानियां, और उसके बाद भी सर पंजाब के किसी गांव में जाइए, आपको कोई भी गांव में ऐसा नहीं मिलेगा कि जिस गांव में हमारे शहीद की मूर्ति ना हो, जिसने सरहद पर राखी करते अपनी जान कुर्बान दी। आज भी कोई दिन नहीं होगा कि तिरंगे में लिपटी लाश हमारे नौजवानों की हमारे गांव में, हमारे पंजाब में ना आती हो, और उसका आप जिक्र तक नहीं करते। देश आत्मनिर्भर हो गया, आत्मनिर्भर हो गया। आत्मनिर्भर करने में भी सबसे बड़ा योगदान हमारे किसानों का है, और वो कोई ऐसे नहीं हुआ हमें मूल्य उतारना पड़ा, हमें अपना पानी बर्बाद कर लिया, हमें अपनी धरती बर्बाद कर ली। और पंजाब से कैंसर एक्सप्रेस ट्रेन जाती है सर राजस्थान, वो इसलिए जाती है क्योंकि देश का पेट भरने का काम पंजाब कर रहा है, और आप उसके लिए हमें दे क्या रहे हैं? हमारी झांकियां तक आपने 15 का 26 जनवरी में से निकाल दी। सर फ्लड्स के लिए बजट आपने लॉट किया, आपने कहा जी शाम में फ्लड्स आए, बिहार में फ्लड्स आए, उत्तराखंड में फ्लड्स आए, हिमाचल में फ्लड्स आए। क्या सर पंजाब देश का हिस्सा नहीं है? जो बारिश उत्तराखंड में हुई, हिमाचल में हुई, क्या वो पहाड़ों में रुक जाएगी? वो सारी बारिश का पानी पंजाब में आया और 1680 करोड़ का नुकसान पंजाब का हुआ। सर मैं उस समय इरिगेशन मिनिस्टर था, मैं तरन गया, मैं कपूरथला गया, मोहाली गया, रोपड़ गया, और हमारे वहां सर क्षेत्र में ऐसा माहौल बन गया कि 3-3 फुट मिट्टी चढ़ गई, और वहां मैं दावे से कह सकता हूं कि अगले 20 साल भी वहां खेती नहीं हो सकती। और सो सर मेरी मांग है कि पंजाब को स्पेशल पैकेज दिया जाए, हमारी इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है उसके लिए स्पेशल पैकेज दिया जाए, और ये बजट मैं कहूंगा कि सिर्फ कुर्सी बचाने का बजट है, देश के लिए, देश के किसानों के लिए कुछ नहीं है। जब बीजेपी की सुई 230 और 40 के बीच अटकी हुई थी तो हम सोच रहे थे कि 5-10 और कम हो जाएं और कम हो जाएं, लेकिन अब मैं कहता हूं भगवान का शुक्र है कि आपकी 240 आ गई। अगर 5-10 और कम हो जाती, पता नहीं बाबूजी नायडू जी के साथ कोई और बाबूजी आ जाते, और इस वजह से और शिक्षा का, स्वास्थ्य का, मनरेगा का और किसानों का बजट और कम हो जाता। किसानों से वादा किया गया था कि 2 गुना उनकी आमदनी करेंगे, एमएसपी का वादा किया गया, लेकिन बड़े दुख की बात है कि इसमें 27% फर्टिलाइजर पे सब्सिडी कम करके उन किसानों पर नया बोझ पाने का काम किया गया, और उनकी आमदनी और कम कर दी गई। क्या हम बात कर रहे हैं, मैडम भी बोल रही थे कि जी 10 साल पहले ऐसे थे, 10 साल पहले ऐसा था। सर सिर्फ आंकड़ों से भारत आगे नहीं जाएगा। अगर पूरी दुनिया में भारत की पोजीशन देखनी है तो हैप्पीनेस इंडेक्स में हम 2016 में 118वें नंबर पर थे, और अब 126वें नंबर पर चले गए। स्कूल में पढ़ता था तो दीवारों पे एक नारा लिखा रहता था, हम दो हमारे दो, और पूरे देश के लोग जानते हैं कि पिछले 10 साल 2 साहब की सरकार चल रही थी। अब उन 2 साहब के कंधों पर और 2 लोग बैठ गए हैं, और वो पुराना नारा पूरी तरह फिट हो गया कि हम दो हमारे दो। सभापति जी, चलो ये तो पुराना नारा है, एक नया नारा इस सरकार का, सबका साथ सबका विकास। लेकिन मुझे लगता है कि वो नारा भी 2 का विकास, बाकी सबका सत्यानाश इस बजट में सारा कुछ दर्शाया जा रहा है। सभापति जी, जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा था तो स्वाभाविक है सारे लोग अपना देख रहे थे, और पूरे देश का भी देख रहे थे कि क्या बन रहा है, किसकी सरकार बन रही है। और जब बीजेपी की सुई 230 और 40 के बीच अटकी हुई थी तो हम सोच रहे थे कि 5-10 और कम हो जाएं और कम हो जाएं, लेकिन अब मैं कहता हूं भगवान का शुक्र है कि आपकी 240 आ गई। अगर 5-10 और कम हो जाती, पता नहीं बाबूजी नायडू जी के साथ कोई और बाबूजी आ जाते, और इस वजह से और शिक्षा का, स्वास्थ्य का, मनरेगा का और किसानों का बजट और कम हो जाता। मैं समझता हूं कि पिछले 77 वर्ष से इतना मजबूरी बस बजट किसी सरकार ने नहीं पेश किया होगा जितना इस बार एनडीए सरकार ने बजट पेश किया है। मैं समझता हूं कि ऐसे नहीं कि हमारे जितने विपक्ष के साथी हैं वो बहुत खुश होंगे इस बजट से, क्योंकि हरियाणा वाले हैं, महाराष्ट्र वाले हैं, उनके वहाँ तो इलेक्शन भी है। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ
कि आप सरकार की मजबूरी समझिए। यूं ही कोई इतना बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी।